फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेगा बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बुल रन तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब जब ये स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और इतने ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स हैं कि उसे देखकर लगता है कि अब मेगा बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। और इनफैक्ट आज अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मेगा बुल रन का मतलब है वेरी हाई रिटर्न्स। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये जो वेरी हाई रिटर्न्स की बात हम कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नेक्स्ट टर्म में भी कंटिन्यू करेगा। तो ये ऑलरेडी मार्केट मान कर चल रहा है, इसीलिए मार्केट्स में आप ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट्स कोई बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या फिर बिल्कुल फ्लैट है, रिटर्न्स आ रहे हैं। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसका जो रिज़ल्ट आया है, तो पहले लग रहा था कि बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल अलग आया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी को थम्पिंग विक्ट्री मिला है और ऑफ कोर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही पार्टी है। तो ये जो रिजल्ट्स आया है वो मार्केट को कॉन्फिडेंस दे रहा है। कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस तो पहले से था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि ये जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट टर्म में भी कंटिन्यू करेगा। और ये ओवरऑल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वर्ल्ड ओवर अगर आप ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स को देखें, हिस्ट्री देखें, तो देखिए अगर कोई किसी कंट्री में ऐसा गवर्नमेंट है जो कि स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है, और साथ ही ये भी लग रहा है कि लंबे समय तक वो कंटिन्यू करेगा, और जो भी उसके पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ओवरऑल वो कंट्री के लिए अच्छे लग रहे हैं, जिसके कारण कंट्री का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। तो देखिए, किसी भी कंट्री में अगर इस तरह का सिनारियो होगा तो नेचुरली वहाँ का स्टॉक मार्केट भी मोस्टली परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा करेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को हम दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है कि वो कौन से लोग हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सेकंड, इंडिया में क्या चल रहा है और बाहर की कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। ये दो चीज़ें अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमें समझ में आएगा क्योंकि क्यों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट से आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से होता है। तो देखिए, एक तो इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हुआ, एक बाहर से आता है। तो इंडियन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स में कौन करेंगे, तो बड़ा पैसा आता है DII से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, वहाँ से अच्छा खासा पैसा आता है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स का भी फिलहाल पैसा बहुत आ रहा है लास्ट फ्यू ईयर से। इसीलिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखें तो ज़्यादा गिर नहीं रहा है। कई बार फ्लैट है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा है। जबकि बाहर के मार्केट्स को देखें तो कुछ मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे थे पास्ट में। यहाँ पे हमें ये भी जानना है कि DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिर तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आप सिर्फ इन दोनों के आधार पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बहुत हाई रिटर्न्स चाहते हैं, दैट इज स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ऊपर जाए, तो उसके लिए FIIs का पैसा आना चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। और इनफैक्ट ये पूरे साल हमने देखा है, कई बार आपसे मैंने डिस्कस भी किया है, लाइक मार्च से अगस्त तक FIIs का पैसा बहुत आया, तो वहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया। उसके बाद FIIs का पैसा आना बंद हो गया 2 महीने तक, सितंबर अक्टूबर मार्केट डाउन था। उसके बाद नवंबर से फिर से पैसा FIIs का आने लगा, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा। तो देखिए, अगर मार्केट को तेज़ी से ऊपर ले जाना है तो उसके लिए FIIs का पैसा हमें चाहिए होगा। और इंडिया एज अ कंट्री जब तक अच्छा करता रहेगा तब तक FIIs का पैसा आता रहे। नंबर सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंडिया में क्या चल रहा है और बाहर की मेजर कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। तो देखिए, अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। नंबर वन, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि हमारा जो गवर्नमेंट है, ऐसा लगता है कि वहाँ कंटिन्यूटी रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद आप ग्रोथ देखेंगे कि ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ कैसा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। स्टैंड अलोन आप नहीं देखेंगे। तो बाहर अगर आप ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट देखेंगे सारे कंट्रीज़ का, तो 3% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हमारा ग्रोथ रेट, RBI ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ग्रोथ रेट अबाउट 6.5% के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ है। अभी जो सेकेंड क्वार्टर का GDP ग्रोथ रेट आया है वो 7.6% का आया है। तो जब RBI ने 6.5% बोला था तो ना बहुत सारे सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स या फिर फॉरेन के बहुत सारे ब्रोकरेजेस, उन्होंने बोला था नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा।
शायद 6% भी नहीं जाए, मुश्किल से 6% टच होगा। फिर जैसे जैसे समय बीतने लगा तो स्लोली उन्होंने अपना एस्टिमेट बढ़ाने लगा जीडीपी ग्रोथ रेट का। अब बहुत सारे आपको एजेंसीज मिल जाएंगे जो बोलेंगे इंडिया 6.2 6.3% से ग्रो करेगा, लेकिन हाँ 6.5% सिर्फ आरबीआई ही बोल रहा था। अब ये जब 7.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट आया तो अब ज़्यादातर यही सेम एजेंसी जो कि 6% भी शायद नहीं दे रही थी कुछ महीने पहले, अब उनसे बात करेंगे वो बोलेंगे 6.8 6.97%। क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वार्टर का अच्छा था, सेकंड क्वार्टर काफ़ी अच्छा है और थर्ड क्वार्टर जनरली इंडिया का बहुत अच्छा होता है। फेस्टिवल सीजन है, ज़्यादातर चीज़ें बहुत अच्छा करती हैं, कंपनीज़ का भी परफॉर्मेंस, ज़्यादातर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर भी मोस्टली अच्छा होगा। तो अगर इन सभी को आप ऐड अप कर देंगे तो यस ऐसा लग रहा है कि शायद हम 7% के आसपास भी पहुँच जाएँ। 6.8 तो बिल्कुल लग रहा है, और इफ़ नॉट अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो इवन 7% तक भी हम टच कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा न्यूज़ है। पूरा वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ 3% है, आप 7% के आसपास, 4% का डिफरेंस। इंडिया के सेकंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ को अगर आप सेक्टर वाइज ब्रेकअप करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि इंडिया में चल क्या रहा है। देखिए इंडिया की जो भी कंपनीज़ है उनका जो रिजल्ट्स आ रहा है, खासकर एफएमसीजी कंपनीज़ का अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, जिनका ज़्यादातर जो सेल्स है, वॉल्यूम है, वो रूरल एरियाज से आता है, वहाँ पे आप देखेंगे पिकअप नहीं आ रहा है। उससे ये क्लियरली पता चल रहा है हमें कि रूरल डिमांड उतना नहीं है, और ये क्लियरली इस बार के जीडीपी ग्रोथ में पता चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ अगर आप देखें तो सिर्फ 1.2% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में पहले जैसी बात नहीं, वो काफ़ी कम हो गया, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर्विसेज इंडिया का स्ट्रेंथ है, हमेशा काफ़ी अच्छा करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट आता है सर्विसेज का। लेकिन इस बार रिलेटिवली ग्रोथ थोड़ा कम आया, 6%। बुरा नहीं है 6%, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले कम आया है। तो ग्रोथ कहाँ से आया, जीडीपी ग्रोथ रेट हो कहाँ से रहा है? वो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यहाँ से पूरा ग्रोथ आ रहा है। और जनरली पहले का अगर आप देखेंगे तो जनरली हमारा मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक हुआ करता था इंडिया का, बट हाँ वो अब काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा टैक्स कलेक्शन से। तो हमारा ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शंस है एज अ कंट्री, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लाइक जीएसटी को ही आप देख ले, जीएसटी पहले लगता था कि 1 लाख भी शायद नहीं पहुंच पाएगा, 1 लाख करोड़ पर मंथ। अब वो 1 लाख छोड़िए, अब वो 1.6 to 1.7 लाख करोड़ पर मंथ का कलेक्शंस आ रहा है। और आने वाले फ्यू मंथ्स में, नेक्स्ट ईयर, मोस्टली बाय नेक्स्ट ईयर लास्ट, अगर उससे पहले हो तो और अच्छा है, तक ऐसा लग रहा है कि हम 2 लाख पर मंथ, 2 लाख करोड़ पर मंथ का फिगर भी क्रॉस कर लेंगे जीएसटी कलेक्शंस में, जो कि बहुत बहुत अच्छा फिगर है। इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो अगर वो बढ़ेगा तो हमारे लिए अननेसरी हेडेक है। तो यहाँ पे ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है पर बैरल यूएस डॉलर्स में, तो वो 78 के पास आ गया है। तो 80 के नीचे का फिगर हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल माना जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें यूएसडी में पेमेंट करना पड़ता है, और वो पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम अपने टोटल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 80% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। सुनाओ, अगर आप वर्ल्ड की दूसरी मेजर इकोनॉमीज़ को देखें तो वहाँ क्या चल रहा है? तो जब भी आप बाहर की कंट्रीज़ को देखते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे यूएस नंबर 1 होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा वहाँ क्या चल रहा है। तो यूएस में प्रॉब्लम क्या चल रहा है फिलहाल? वहाँ प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले, क्योंकि इन्फ्लेशन का 9% से भी ऊपर चला गया था, जो कि अब घटकर अबाउट 3.2% के आसपास है। तो अभी भी उनका जो फिगर है 2% उन्हें लाना है, तो 2% से तो ऑफकोर्स अभी ज़्यादा है 3.2%, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसीलिए वहाँ का अगर आप 10 ईयर G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड देखें, जो कि 5% के आसपास चला गया था, वो घटकर 4.2% के आसपास चला गया है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सो ओवरऑल ये सब देखकर लगता है कि शायद अब वहाँ रेट हाइक होने नहीं जा रहा है। अब हमें देखना होगा रेट कट कब होंगे। तो नेक्स्ट ईयर रेट कट होगा, लेकिन एग्जैक्टली कब होगा वो देखना होगा। और अगर आप यूरो जोन को देखें तो वहाँ भी इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। लेटेस्ट उनका आया है 2.4%, तो 2% से बिल्कुल पास में आ गया है वहाँ भी। तो वहाँ भी नहीं लगता है कि रेट हाइक होगा। ऑफकोर्स अब रेट कट का समय आने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर वहाँ भी हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मेजर इकनॉमीज़ हैं
यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, इंडिया हो गया, सभी जगह नेक्स्ट ईयर हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब होगा एग्जैक्टली ऑफ कोर्स ये देखना होगा, बट अभी फ़िलहाल जैसे सिनेरियो चल रहा है उससे लगता है कि नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ में मोस्टली, फर्स्ट हाफ जैसे ही ख़त्म होगा सेकेंड हाफ से रेट कट स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इस बीच में यूएस में कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है, किसी बड़ी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। सुबह हम उठेंगे, न्यूज़ में देखेंगे किसी बड़े प्रॉब्लम में, किसी बड़े कंपनी में प्रॉब्लम आ गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, कुछ हो गया। अगर उस तरह का कुछ सिनेरियो आता है तब तो रेट कट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, तब कोई 6 मंथ 7 मंथ का वेट नहीं करना होगा। बट हाँ, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सेकेंड हाफ बोल रहा हूँ। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा चल रहा है यूएस का, ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो इमीडिएटली रेट कट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, रेट कट अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो नी जर्क रिएक्शन में तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी उस समय गिरेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, रेट कट स्टार्ट होने के बाद स्टॉक मार्केट के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा, स्टॉक मार्केट अच्छे खासे स्पीड से रिकवर भी कर लेगा। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दैट इज चाइना को अगर आप देखें तो चाइना में भी पहले वाली बात नहीं रही। वो जो ह्यूज ग्रोथ हुआ करता था अब शायद कभी वापस ना आए वहाँ। मोस्टली 4-5% के आसपास अभी देखकर ऐसा लगता है, फ्यूचर नोबडी नोज, बट हाँ फिलहाल देखकर यही लगता है कि जनरली 4-5% का ग्रोथ रेट ही उनका होगा। लेकिन उनका अब जीडीपी का जो नंबर है वो इतना बड़ा हो गया है कि इवन 4-5% का ग्रोथ काफ़ी बड़ा ग्रोथ है चाइना के लिए। तो ओवरऑल जैसे रिलेशंस चल रहे हैं चाइना के यूएस से या फिर यूरोपियन कंट्रीज से, तो उससे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है चाइना का ह्यूज, जिसके कारण चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना हुआ है, वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अब वो ट्रस्ट फैक्टर रहा नहीं यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो ट्रस्ट नहीं रहा चाइना में, जिसके कारण वो अपना मैन्युफैक्चरिंग, जो वहाँ की कंपनीज़ हैं जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो धीरे धीरे उसे हटा रही हैं, उसे डाइवर्सिफाई कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि चाइना से बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा बहुत चाइना से निकल रहा है उसका एक पार्ट इंडिया में भी आ रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा आएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसे ही हम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। चाइना प्लस वन जो चल रहा है कि भाई चाइना में पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो, उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, तो चाइना के जगह पे जो थोड़ा बहुत बिजनेस वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे कंट्री में भी दें, तो वो दूसरा कंट्री बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वियतनाम हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, मैक्सिको हो सकता है, ऑफकोर्स वहाँ पे इंडिया भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो आने वाले फ्यूचर में हम अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में भी आएगा। नाम जान लेते हैं कि आने वाले समय में डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, क्या होगा। तो देखिए, इक्विटी तो ऑलरेडी हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे। इक्विटी से हम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने वाले समय में, प्लस इंडिया में ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगा, परफॉर्मेंस भी इंडियन इकोनॉमी का ठीक चल रहा है, तो उसे देख कर लगता है कि आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डेट देखें तो इंटरेस्ट रेट अभी काफ़ी ऊपर हैं वर्ल्ड वाइड, और यहाँ से ये नीचे आने वाले हैं, तो जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है तो वहाँ पे डेट मार्केट से भी हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इक्विटी डेट तो बहुत अच्छा चल रहा है। रियल एस्टेट देखें तो जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है जनरली तो रियल एस्टेट अच्छा करता है, जब ऊपर होता है तो रियल एस्टेट थोड़ा डाउन होता है। लेकिन कोविड के कारण ऑलमोस्ट 2 ईयर से रियल एस्टेट में कुछ भी नहीं हुआ था, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो कहीं कहीं रियल एस्टेट डाउन था। तो उसके कारण ये जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इंटरेस्ट रेट भी कम था, तो रियल एस्टेट सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और अभी अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इसी कारण अगर आप रियल एस्टेट का अभी परफॉर्मेंस देखेंगे तो बुरा नहीं है, रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा चल रहा है, और आने वाले नियर फ्यूचर में भी लग रहा है कि बुरा नहीं रहेगा। अभी भी डिमांड काफ़ी है, तो ओवरऑल रियल एस्टेट का ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। और कमोडिटीज़ में अगर आप गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस दें तो ऑफकोर्स ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, और आने वाले समय में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। शॉर्ट टर्म हिकअप्स होंगे, आई टोटली अग्री, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। गोल्ड $21,000 पे है पर ऑन्स, सिल्वर भी $25.9 के आसपास चला गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेकुलर रन होगा, थोड़े बहुत बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, लेकिन अभी भी देखिए इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का प्रॉब्लम चल ही रहा है। साथ ही जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा कट होने लगेंगे तो जनरली देखा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होने लगेंगे तो गोल्ड का थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है।
तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। तो ऑल्दो गोल्ड अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, सिल्वर का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और यहाँ से कभी कभी थोड़े बहुत करेक्शंस भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते। पिछले कुछ सालों से एक और एसेट क्लास ऐड हुआ है और वो एसेट क्लास है क्रिप्टो। तो इसका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल हमें जानना चाहिए। तो क्रिप्टोज में ऑफ कोर्स सिर्फ दो हम डिस्कस करते हैं जो कि बड़ी करेंसीज हैं, वो है बिटकॉइन और इथीरियम। बिटकॉइन 41,600 यूएस डॉलर्स के आसपास पहुंच गया है, इथीरियम भी 22,050 डॉलर्स के आसपास है। तो बहुत बहुत हाई रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, और ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक रहेगा। क्यों परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा? क्योंकि देखिए जब भी मार्केट में ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी आने वाला है तो उस समय जनरली क्रिप्टोज का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो उसका थोड़ा हिस्सा हम क्रिप्टोज में भी कुछ इन्वेस्टर्स लगाते हैं। और यही कॉन्फिडेंस हमें दे रहा है कि स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस आने वाले समय में अच्छा होगा, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी जब आने वाला है तो क्रिप्टोज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और जब लिक्विडिटी रहेगा तो स्टॉक मार्केट्स का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। लिक्विडिटी ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। जब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी बढ़ेगा। नाउ हम जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स तो उम्मीद है कि अच्छा करेगा। तो यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं या फिर सेगमेंट्स हैं मार्केट्स के जहाँ से हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो ये एक तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें एआई का चल रहा है समय, तो अगर एआई रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है तो बिल्कुल जब भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट में बूम चलता रहता है ना, तो वहाँ पे उसकी जो रिलेटेड कंपनीज हैं परफॉर्मेंस थोड़ा अगर डाउन भी रहे फिर भी रिटर्न्स बहुत आते हैं। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमेशा हमें ध्यान में रखना है, एआई रिलेटेड कंपनीज। उसके अलावा पीएसयू भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीएसयू कंपनीज का परफॉर्मेंस पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था, लास्ट फ्यू ईयर से परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं तो मोस्टली ये कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद कंटिन्यू करे। तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है और मार्केट्स को जो कॉन्फिडेंस आया उसके आधार पे बिल्कुल ये लग रहा है कि जो पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज का भी परफॉर्मेंस, ज़्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। फार्मा जो कि बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस वापस आया है, वहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईटी रिलेटेड क्वेरीज बहुत आते हैं। तो देखिए आईटी मैंने हमेशा बताया इस साल तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई खास परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर। नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट को जैसे ही थोड़ा भी हिंट मिलेगा कि नहीं रेट कट आने वाला है, रेट कट होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आने वाला है, वहीं से आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स को भी अगर आप देखें ना, जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी ग्रोथ स्टॉक्स में भी आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सभी कुछ मोस्टली पॉजिटिव डिस्कस किया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, सभी कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव भी होती हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि फ्यूचर किसी को भी पता नहीं है। अभी हमने जो भी डिस्कस किया मोस्टली पास्ट का देखा या फिर फ़िलहाल क्या चल रहा है, और उसी के आधार पे हमने एक एजम्पशन किया और उसके आधार पे हमने डिस्कशन किया। बट फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 मंथ्स के बाद क्या होगा, 1 ईयर के बाद, नोबडी नोज़। इसीलिए स्टॉक मार्केट्स में हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट्स में बोला जाता है कि हमेशा सेफ्टी भी आप लेकर चलें। पूरा पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करिए, यू नेवर नो। कोविड अचानक आ गया था या कोई भी क्राइसिस, जैसे यूएस के बारे में मैंने आपको बताया, ऑल ऑफ अ सडन कोई वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, धड़ाम से पूरा मार्केट गिर जाएगा। तो इसीलिए ऑफकोर्स चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और बिल्कुल इसका एडवांटेज लेना भी चाहिए। लेकिन पूरी तरह से जो भी पैसा 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमेशा ही एसेट एलोकेशन करके चलना चाहिए। इक्विटी के साथ साथ डेट में भी कुछ एलोकेशन होना चाहिए कि अगर इक्विटी मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ महीने तक डाउन रहा, 1 ईयर तक डाउन रहा, तो मेरे पास पैसा हो जिससे मेरा काम चल जाए, मुझे वो जो कि इक्विटी बहुत गिर चुका है उसे बेचना ना पड़े मजबूरी में। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। लार्ज कैप का भी आज मार्केट इतना गया है, वैल्यूएशंस थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है। मिड कैप, स्मॉल कैप तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ही है। यहाँ पे ये भी बात सही है कि ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट्स रहे हैं। लेकिन हाँ, मार्केट जब ओवर वैल्यूड है तो हमें थोड़ा सावधानी तो बरतना ही चाहिए।
तो ऑफकोर्स मार्केट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एसेट एलोकेशन का ध्यान में रख कर इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी और डेट जो भी एलोकेशन हमने डिसाइड किया उसे फॉलो करना चाहिए। इक्विटी अच्छा कर रहा है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें, वो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।